हिंदुस्तान की सियासी फिजा में अगर इन दिनों सबसे ज्यादा किसी मुद्दे की चर्चा है तो वो है सीएए। मोदी सरकार ने सीएए जैसे ही लागू किया, एंटी मोदी ब्रिगेड एक्टिव हो गया। सीए को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो लोगों को डराया जा रहा है, जो देश को मिसगाइड किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह सामने आए और एक एक गलतफहमियों को दूर किया, एक एक सवालों का जवाब दिया, विपक्ष के हर दांव को फेल कर दिया। लेकिन ये सियासी दावपेच यहीं खत्म नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल लगातार पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं, लोगों को पाकिस्तानियों का डर दिखा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद दिल्ली पंजाब में फायदा मिल जाए। ममता बनर्जी बंगाल में सीएए लागू नहीं होने की धमकी दे रही हैं, जबकि राज्य सरकार के पास इसका कोई अधिकार नहीं। ओवैसी मुस्लिमों को खौफ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका देश निकाला हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ऐसे नैरेटिव क्यों गढ़ रहा है, आखिर ऐसी पॉलिटिक्स का फायदा क्या होगा, और सबसे अहम सवाल कि क्या आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी धुरी सीएए अभी से बन चुका है। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले आइए आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए आज के दो बड़े बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए, और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं, और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल को गरीबों की चिंता सता रही है और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये दरवाजे खोलने के पीछे का कारण क्या है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ ही साथ अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, सैयद असीम वकार, प्रवक्ता AIMIM, अशरफुल हुसैन, विधायक AIUDF, और संजय चक्रवर्ती, नेता TMC हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। बेशक गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यकीन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं क्या गारंटी? अभी तक आप 2014 से पहले वालों की बात कर रहे हैं, बाद में आप 2019 की बात करने लगेंगे, आप 2024 की बात करने लगेंगे, क्योंकि अभी भी तो लोग हैं जो इन देशों से हमारी तरफ आ रहे हैं, अभी भी शरणार्थी हैं जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। कैसे दूर होगा ये डर? देखिए, आंख खुले हुए वाले को आप उठा नहीं सकते हैं, जो सोया हुआ उसे ही उठा सकते हैं। केजरीवाल जी की बीमारी ये हो गई है, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती एक प्रपंच कर रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बहुत आराम से हो सके। हम सबको को पता है कि बांग्लादेश विभाजन 1971 में हुआ था और सबसे ज्यादा शरणार्थी उसी वक्त बन के आए थे।
आज 50-52 साल हो गए, उनको वो नागरिकता का अधिकार अभी तक इस देश में नहीं मिला। तो इसलिए ये पॉलिसी के तहत कि 2014 के पहले जितने लोग आ गए हैं, यहां रह रहे हैं, पहले तो उनको यही नहीं पता था कि ये लोग यहीं रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको यही नहीं पता था कि ये लोग यहां रह रहे हैं। तो जो यहां रह रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। 19 में क्या, 24 में क्या, 14 के बाद आए कितना क्या। तो जब ये कानून बन गया है, अगर भविष्य में भी ये समस्या रहेगी तो इस पर सरकार निर्णय लेगी। दिक्कत क्या है? ये बिल्कुल अभी आज की तारीख में इनका ये तुष्टीकरण का ड्रामा, ये कह के मुसलमानों को बीच में भड़काना कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई, सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। तो केजरीवाल को दुख इतना इसलिए हो रहा है क्या कि इस नागरिकता देने वाले कानून में मुसलमानों को हम नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए दुख है? तो खुल के बोल दें कि भाई मुसलमानों को भी दीजिए नागरिकता, बांग्लादेशियों को भी नागरिकता दे दीजिए, रोहिंग्याओं को भी नागरिकता दे दीजिए। सिर्फ हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई को क्यों दे रहे हैं? बोले ना, अपनी मंशा जाहिर करें। मंशा तो इनकी साफ जाहिर हो चुकी है। ये चाहते क्या है? दिल्ली में बसा बसा के रखा हुआ है, पंजाब में बसा बसा के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को रखा हुआ है और उनको वोटर आईडी कार्ड बनाने का सब प्रपंच कर रहे हैं ये ममता बनर्जी। लेकिन ये बोलने में जुबान लड़खड़ाती है। तो इसीलिए किसी तरह से अपने वोट को साधना है, क्योंकि दिल्ली में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार, और इस बार भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो इसीलिए कुछ बची खुची इज्जत बचाना चाहते हैं और इसीलिए सांप्रदायिकता का नंगा नाच चालू। अच्छा, जब आप सांप्रदायिकता की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो अभिनंदिता जी इस पर मुस्कुरा रही हैं। अभिनंदिता जी, क्या गलत कह रहे हैं इसमें अजय आलोक जी? ये अपने ही देश के लोगों को डर दिखाना नहीं तो क्या है? क्या मतलब है इसका कि झुग्गी झोपड़ियां आपके घरों के बाहर आ जाएंगी? क्या आपके घर की बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी या नहीं करेंगी? ये डर दिखाना नहीं तो क्या है? नमस्कार। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी कीमत पे बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शंस जीतना चाहती है। ना इन्हें देश से मतलब है, ना इन्हें महिलाओं से मतलब है, ना इन्हें युवा से मतलब है, ना इन्हें हिंदुओं से मतलब है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस एक सत्ता का एक ऑब्सेशन है। और उसी को बढ़ाते हुए, क्योंकि अब चुनाव में थोड़ा डगमगा रहे हैं, 10 साल से कुछ काम गिनवाने के हैं नहीं, अब गारंटी दे रहे हैं। अरे भैया, जो पहले गारंटी दी है उसकी भी बात कर लीजिए। तो ये जो 10 साल से जो निकम्मापन है, नकारापन है, उसको छुपाने का ये एक तरीका है कि भाई हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम इसके लिए ये देश दुनिया भर से हिंदुओं को लेकर आ रहे हैं। देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहीं भी कोई गरीब होता है, कहीं भी किसी को कोई जरूरत होती है, वो हर एक इंसान को, भारतीयों को भी उसकी मदद करनी चाहिए। और ये बीजेपी का काम नहीं है सिर्फ, ये बहुत सालों से जिनेवा कन्वेंशन हो गया, बहुत सालों से इंडिया ये पोजीशन लेती आई है, तो ये इनका कोई बड़ा विश्व गुरु का तो मॉडल ये है नहीं। जो ये कर रहे हैं सत्ता को पाने के लिए, आप अपने ऑपोजिशन पे आप ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप सारी चीजों में गड़बड़ करते हैं। लेकिन आप देश के बॉर्डर इस तरह नहीं खोल सकते हैं, लेकिन आप देश को इस तरह से रिस्क पे नहीं रख सकते हैं, और ये है हमारी प्रॉब्लम। नहीं, तो यही तो आपको क्लियर करना है ना अभिनंदिता जी। क्या आप लोग या आपकी पार्टी या आपके नेता ये जानते हैं कि 2014 से पहले आए हुए जो शरणार्थी हैं वो कहाँ रहते हैं, उनकी कॉलोनियां कहाँ पर बसी हुई हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके आने से क्राइम रेट कितना बढ़ गया है? जो आज डर दिखाया जा रहा था कि आपके घर के बाहर पाकिस्तानियों की झुग्गी झोपड़ियां लग जाएंगी और फिर क्या सुरक्षित महसूस कर पाएंगी आपकी घर की बहन बेटियां? देखिए, ये जो आपका सवाल है, उससे भी पहले एक प्राइमरी फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है। वो ये है कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर उन बच्चों के पास ठीक से खाने पीने के लिए नहीं है, तो क्या आप पड़ोसी के बच्चे को भी अपने घर पे रख लेंगे? ठीक है, तो अगर आप अपने ही काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके अपने ही परिवार को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अगर अपने ही परिवार के अलग अलग स्टेट्स को आप दो मुद्दों को एक साथ मिक्स करना चाह रहे हैं ना अजय आलोक जी? इसका जवाब दे देंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आइए आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अफगानिस्तान से 2021 में गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया था और सिख समुदाय के जो लोग थे वो भी आए थे। तस्वीर में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। प्रताड़ित जो सिख भाई हुए थे वो इंडिया आए थे और उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी इस कानून के तहत। अब जरा बताएंगी कि इन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए आपके लिहाज से?
देखिए, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। मुझे लगता है नहीं, कि जो यही already प्राइमरी नागरिक क्वेश्चन है ना। हैं, नहीं नहीं नहीं, तो अभिनंदिता इस जी, देश के ऑलरेडी आप नागरिक घुमाइए हैं। मत एक ना। मिनट आप रुकिए। नहीं, 1 मिनट में रुकूंगी, देश लेकिन आप के जो घुमाइए मत। already मैंने बहुत नागरिक हैं, स्ट्रेट आप आपसे उनका तो सवाल हक पूछा उन्हें है। दीजिए। मैंने बहुत स्ट्रेट आप- आपसे सवाल पूछा है, आप मुझसे मैं स्ट्रेट आपको जवाब बिल्कुल दीजिए। straight जवाब हाँ दे ना रही में हूँ। जवाब दीजिए कि इन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी मेरे चाहिए। हिसाब से तो बिल्कुल नागरिकता तब तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि हम अपने लोगों के पेट भर सकें। यानी ये जो सिख भाई अफगानिस्तान से बहुत लौटे जरूरी थे, है। जो सिख भाई देखिए, वो जो अफगानिस्तान से लौटे थे, उन्हें नहीं मिलनी उनको चाहिए वापस नागरिकता। लाने वाले, मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, उनको वापस लाने वाले जिन्होंने एक्चुअली सारा एफर्ट किया, वो राज्यसभा के मेंबर आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब के हाँ, श्री विक्रम जी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो आप रहने दीजिए। मैं बोल मैं रही हूँ बिल्कुल यही बताने humanitarian- की कोशिश कर रही थी। जब आप ही के humanitarian नेता इनको ground- वापस लेकर आ रहे हैं तो इन्हें नागरिकता मिल जाएगी और ये भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो आप कौन होते हैं जज करने वाले कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे या वो क्राइम करेंगे या वो बहन बेटियों के साथ क्या करेंगे? अजी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप बहन बेटियों का पहले ही हाल ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है। आप नहीं, तो बताइए, ये आपने जज तो करने खुद का ऐसे अधिकार ही आपको protest किसने दिया है? ना कोई तो आधार आप होगा। बताइए, आज की डेट में अभिनंदिता आज जी, आज की अभिनंदिता डेट में क्या जी, हम बहुत अभिनंदिता safe हैं? जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, इतना बड़ा कंसर्न है आपका और आपकी पार्टी का, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। कोई तो आधार होगा ना, आपके पास कोई एग्जाम्पल होगा, कोई उदाहरण होगा, बता सकें आपकी जो भाई, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से देश है- शरणार्थी आए तो उन्होंने ये किया। ये जो देश है, ये केवल बीजेपी का नहीं है ना, ये आपका, मेरा, हम सब मिलके हमारा ये घर बनता है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे घर में हम किसी पड़ोसी को अब यहाँ पे ला के रख रहे हैं? अब जितना भी खाना चलिए होगा, जवाब दे वो दीजिए अजय आलोक जी। बहुत सारे कंसर्न है ये उनके, शरणार्थ बहुत देना, सारे कंसर्न है। वो तो शरणार्थ सिख देना और भाइयों को भी citizenship देने में बहुत फर्क नागरिकता है। मिले, इसके भी खिलाफ है अभिनंदिता जी। तो अजय आलोक जी, देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात कि अभिनंदिता जी को समझनी चाहिए कि बात बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए जहां फंस जाइए। अभी उन्होंने कहा कि आप बॉर्डर खोल रहे हैं। कौन बॉर्डर खोल रहा है मैडम? बॉर्डर कौन खोल रहा है? बॉर्डर हमारा सिक्योर्ड है, बॉर्डर किसी के लिए खुला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नागरिकता क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? सरकार में हम हैं, नागरिकता देने का विषय केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का। और अपनी प्रभुता के लिए भारत कोई भी कदम ले सकता है। इसी भारत के वो लोग हैं जो हिंदू रह गए थे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में। अगर अखंड भारत की बात कीजिएगा तो ये सब जितने देश बने, ये सब तो भारत का हिस्सा है। और हम किसको दे रहे हैं नागरिकता? जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का शिकार हुए हैं उस इस्लामिक देश में। आपको क्यों दिक्कत है कि मुसलमानों को नहीं दे रहे? मुसलमान उस देश में सिक्योर्ड है, मुसलमान उस देश में, वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, उसके बावजूद भी हमारे देश में प्रावधान है कि कोई मुसलमान अगर चाहे भारत की नागरिकता लेना तो वो नियमित तौर पे भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। लोगों को नागरिकता मिली है, हिंदू मुस्लिम अदनान सिमी इस्लामी को मिली है। जी एक सेकंड, ये वाला डर तो सबसे ज्यादा भैया, असीम हिंदुओं से वकार आप साहब किसको को पटाने सता के रहा लिए है, ये सब उनकी काम पार्टी कर को रही है? सता रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सता रहा है, तो उन्हीं के पास चले जाती हूँ इस पॉइंट को लेकर। असीम वकार साहब, जब बिल्कुल साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि सीए का मतलब नागरिकता देना है, नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, तो ये डर क्यों फैलाया जा रहा है कि देश के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो जाएगी इसके आने से? नहीं, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। जो सियासी शातिर लोग हैं या सियासी नाबालिग हैं, वो सीएए के कानून का समर्थन कर रहे हैं। अकलमंद आदमी नहीं कर रहा है, या तो शातिर है वो कर रहा है या नाबालिग है। ब्रिलियंट लोगों को पता है कि ये सरकार क्यों लाई है। अब मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि अगर दूसरे देशों से आए हुए लोग मजलूम हैं तो म्यांमार से आए हुए मुसलमान मजलूम क्यों नहीं है? श्रीलंका को इसमें क्यों नहीं रखा गया? वो भी पड़ोसी देश है। मेरा अपना मानना यह है कि एनआरसी और एनपीआर की पहली सीढ़ी ये सीएए है। आप इसको इस तरह समझिए कि आसाम में जब एनआरसी आई तो लाखों लोग देश की नागरिकता से बाहर हो गए। लगभग 40% मुसलमान थे और 60% उसमें आदिवासी, हिंदू, दलित सब हो गए। अब ये आप कानून सीए का ले आए, कल को आप जब एनआरसी लेकर आएंगे तो उसमें जब आप अपने हिसाब से इसको एनआरसी करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो दलित,
वो आदिवासी जिनके पास 1 फुट जमीन भी नहीं है, उनके पास अपनी झोपड़ी भी नहीं है। अच्छा एक बात, चूंकि तब वो आप बेचारे ये मानते अपना हैं घर कि रखते हैं, सीए ना दुकान सर, है, एक ना मिनट। मकान है, सैयद असीम वकार साहब, वो कैसे साबित आप तो करेंगे? इंटेलिजेंट हुए क्योंकि आप सीए के खिलाफ खड़े हैं, और जितने भी लोग सीए के साथ खड़े हैं वो नाबालिग हैं और या फिर आप सियासी भी शातिर हैं। लोग हैं। बिल्कुल, मैं तो नहीं, कह रही हूं आपको ना। भी इंटेलिजेंट मानते हैं हम। अरे सुनिए ना सर, हम एक आपको भी सेकंड, इंटेलिजेंट मैं मानते हैं। अब आपसे जानना चाह रही हूँ, आप थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंसी का मुझे परिचय दे दीजिए और मुझे बताइए कि क्या आधार है जिससे आपको ये डर लग रहा है। एक दो पॉइंट्स में बड़ा बड़ा अच्छे से क्लियर करिएगा कि एनआरसी इसके पीछे छिपा हुआ है, तो एनआरसी आने से हमारे देश के मुसलमानों को खतरा है। हाँ, मैंने आपसे भी एक बात कही कि जब एनआरसी असम में लागू हुआ तो लाखों लोग देश की नागरिकता से बाहर हो गए और उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आप ही लोग की टीवी की खबर थी। अब जब दोबारा से एनआरसी लेकर आएंगे तो जो गैर मुस्लिम अपर क्लास के लोग हैं उनको तो आप दे देंगे इस कानून के तहत, सीए के तहत, और बाकी जिनको आपकी मर्जी नहीं होगी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? यानी कोई ड्राफ्ट होगा धर्म के असीम आधार वकार पर साहब आपके बनाया हुआ पास? कानून वैसे आज मैं एनआरसी पर चर्चा कभी कर भी नहीं रही सेकुलर हूं, कानून मैं नहीं हो सीए पर सकता। चर्चा कर रही हूं, लेकिन आप इतने श्योर हैं तो कोई ड्राफ्ट होगा आपके पास एनआरसी को लेकर? कुछ तो होगा आपके पास जो इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं कि इस देश में सब कुछ बिगड़ जाएगा, मुसलमानों के साथ गलत हो जाएगा, या जो दलित हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, आदिवासियों के साथ गलत हो जाएगा। तो कुछ आधार है, कोई कागज है आपके पास? नहीं, मैं तो देखिए 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार फ्री में राशन दे, अगर ना देगी तो खाना उनके पास नहीं है खाने के लिए। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत सरकार राशन दे रही है मुफ्त में। ये कह रही है कि उनके पास खाना नहीं है, हम उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस मुल्क में 80 करोड़ आदमी इस सीमा पे आ गया हो कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है, सरकार नहीं देगी तो खाना नहीं खाएंगे, वहां बाहर से और लोग ले आइएगा। अब देखिए आप सवाल को पलट गए। मैं अपने आपसे लोगों पूछ को रही तो हूँ कि खाना एनआरसी को रोजगार लेकर दे कोई नहीं पा आधार रहे। होगा आपके पास? तो बाकी लोगों को कैसे कोई दीजिएगा? सबूत होगा, कोई ड्राफ्ट होगा जो शायद अजय आलोक जी के पास भी नहीं है, उनकी सरकार के पास भी नहीं है, आपके पास होगा तो आप मुझे बताइए। मैं अभी सवाल करती हूँ उनसे और मैं भी पूछ लेती हूँ कि भाई क्यों लेकर आ रहे हैं ऐसी चीजों को जिससे हमारे देश के मुसलमान भाइयों को आपत्ति होगी। आप चले गए अब सीए पर। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बंधुआ मजदूर हूँ आपका। बिल्कुल नहीं है। मैं आप आपसे असीम सवाल वकार पूछ साहब, रहा हूँ, आप लेकिन जवाब ही नहीं दे रही हैं। जब आप अब पॉइंट चैनल के ऊपर बनाते 4 हैं, लोग बैठ- जब आप पॉइंट सुनिए, रखते हैं, सुनिए। यही दिक्कत है असीम वकार साहब आप में। जब आपको लगता है ना कि अब आपके पास इस बात का जवाब नहीं है तो आप फिर हो जाते हैं पर्सनल और करने लगते हैं आप पर्सनल अटैक, ताकि डिबेट हो जाए डिरेल। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट है तो मुझे कुछ नहीं किया मैंने दिखाइएगा। तो। एनआरसी का ड्राफ्ट है तो मुझे मैंने तो कुछ दिखाइएगा। भी नहीं किया, मैं तो सवाल सवाल पूछ पूछूंगी। रहा हूँ आपसे। मैं सवाल पूछूंगी और आप सवाल पूछने नहीं, मेरे सवालों का जवाब देने आए। राजनीतिक पार्टी आप हैं, मैं नहीं हूं। मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं संजय चक्रवर्ती के पास जा रही हूं। एनआरसी का ड्राफ्ट मिल जाए आपको तो प्लीज बताइएगा। अजय आलोक जी जवाब देने के लिए प्राची जी बैठे। 10 सेकंड जल्दी से सर, मेरे पास 2 अन्य और मेहमान है। जल्दी से प्राची जी अजय 10 सेकंड। हाँ। मैं सबसे पहले इनको ये सैयद साहब को ये बताना चाहता हूं कि रोहिंग्या बर्मा के जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेश से गए थे वहां काम करने के लिए, और बांग्लादेश सरकार को बर्मा सरकार ने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया था कि हम डिपोर्ट कर रहे हैं, ले लीजिए, ये आपके नागरिक हैं। बांग्लादेशी सरकार ने उनको लेने से भी मना कर दिया, और आप चाहते हैं कि वहां के मुसलमानों को हम प्रताड़ना के नाम पे हम नागरिकता देते हैं, जो हमारे कभी नागरिक थे ही नहीं, जिनका कोई ओरिजिन भी नहीं है हमारे से। कंफ्यूज्ड आदमी है आप लोग और देश को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बात चल रही है सीए की, ला रहे हैं एनआरसी को, मतलब खा रहे हैं आम और नाम ले रहे हैं इमली। ऐसे कहीं देश चलता है भाई साहब? कर क्या रहे हैं? झूठ मूठ का इससे कोई मुसलमानों में खतरा नहीं है। जो मुसलमानों को आप लोग बार बार भड़काने की कोशिश कर, नहीं सफल होइएगा। ऐसा ही डर टीएमसी को भी पूरे सता विश्व रहे के हैं। मुसलमानों को ठेकेदार बनने की कोशिश मैं मत उनका कीजिए। पक्ष जान लेती हूँ, 1 मिनट बस। संजय चक्रवर्ती जी, देश की संसद से कानून पास हुआ है, राज्य के पास ये अधिकार कब से आ गया कि आप सीए को लागू नहीं करेंगे? देश की संसद से पास हुए कानून को आप लागू नहीं करेंगे? देश से सांसद से पास हुआ कानून तो 3 किसानों का जो काला बिल था वो भी था, ड्राइवरों के लिए कानून लाया था वो भी था। तो देश के सांसद में तो यहाँ तो अब परिचर्चा होती नहीं है। अब तो हिटलर शाही चलती है कि आपकी जो मर्जी है आप वो कर ले जाओ, और नहीं हो गई तो आप सांसदों को बाहर कर दोगे। अभी पिछले बार ही आपने देखा होगा 146 सांसद उठा के बाहर कर दिया। तो ये देश की सांसद की बात नहीं, हिटलर शाही वाला कानून है।
और हिटलर शाही के कानून ये जो बात कर रहे हैं कि अभी एनआरसी की बात कर रहे थे, मैं आपको उसको थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आप कैसे लागू करेंगे, जहां पे आप मिजोरम है, नेपाल आपके मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां के लिए कानून ये है या नहीं है, ये इसको क्लियर करिएगा पहले। फिर अमित शाह जी तमिलनाडु में जाकर के पिछली बार बोलते हैं कि तमिलनाडु में ये कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? जब तमिलनाडु में नहीं लागू होगा तो देश के में फिर सबके लिए छूट होगी कि वो अपने हिसाब से लागू करे या नहीं, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? आप सीए की बात कर रहे हैं? नहीं, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? सीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीए की बात कर रहा हूँ। सीए में बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी ने कहा स्टेटमेंट है, तमिलनाडु में जाकर के बोल करके आए थे कि वहां पे लागू नहीं होगा। जब तमिलनाडु में लागू नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे लागू हो जाएगा? सबकी जगह आप कहाँ लागू कर देंगे? तो आप या तो ये दो हिस्से में भारत को बांट रहे हैं। दूसरी बात की गलती किस बात की, श्रीलंकन को क्या गलती है, वहां पे जो तमिल लोग रहते हैं उनकी क्या गलती है, उनको वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? आप नेपाल के लोग क्यों नहीं आ सकते? अब जो है ब्रिटेन से क्यों नहीं आ सकते? वहां प्रताड़ित नहीं होते क्या? अमेरिका से क्यों नहीं आ सकते? कर रहा है। अब तीन देशों के लिए, उनके अल्पसंख्यकों के लिए भारत नागरिकता देने के लिए तैयार है, तो आप कहते हैं कि भीड़ बढ़ जाएगी, हमारे देश के लोगों का अधिकार छिन जाएगा। और उसी में दूसरा पॉइंट आप ये बना देते हैं कि श्रीलंका के लिए भी खोल दीजिए, बाकी देशों के लिए भी खोल दीजिए। मैं सारे रिपोर्ट दे रहा हूँ। नहीं संजय जी, आप रिपोर्ट देते रहिएगा, लेकिन मुझे दोहरे मापदंड पर शिकायत है जो आप कर रहे हैं। मैं जल्दी से जवाब ले लूं, फिर मेरे पास दूसरे मेहमान भी हैं। अजय आलोक जी, शंका है उनकी, जब तमिलनाडु में नहीं लागू करेंगे आप तो क्यों करें पश्चिम बंगाल में लागू? देखिए, समस्या ये है कि इनकी कोई शंका नहीं है, ये खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। पहले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, हमारी नौकरी खा जाएंगे, हमारे रहने की जगह खा जाएंगे, कैसे ले रहे हो, 1947 जैसा बंटवारा हो जाएगा, वैसा विभाजन हो जाएगा। फिर कहते हैं, कभी कोई कहता है कि म्यांमार के मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं, अब ये कहने लगे तमिलनाडु के हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, थोड़ा पढ़ लीजिए सीए क्या है, तो बहस करने में आसानी होगी। एक ही बात को कितनी बात समझो। ये 3 देशों के लिए किया गया है जो कि इस्लामिक राष्ट्र है, जो कि इस्लामिक राष्ट्र है। आपको दिक्कत है मुसलमानों को नागरिकता आप दिलवा रहे हैं। घुसपैठिए और शरणार्थी में अंतर होता है कि आप श्रीलंका के लोगों को आप वहां पे जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सीए लागू नहीं होगा। अब ऐसे अच्छा, कितना सीए पढ़ा है आपने, इस कानून के बारे में कितनी जानकारी संजय जी रखते हैं? आगे आपसे जरूर पूछूंगी, अभी पूरा डिबेट मेरा बाकी है। आप जरूर बताइएगा सीए में क्या लूपहोल्स आपको नजर आते हैं। उससे पहले अशरफुल हुसैन साहब को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। हुसैन साहब, क्या आपत्ति है? सीए लागू हो रहा है, अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादती नहीं होगी। वो कह रहे हैं ये तो हम सिटीजनशिप देने का कानून लेकर आए, छीनने का नहीं लाए। देखिए, आसाम तो ऐसा लौता स्टेट है जहां पे हमने सिटीजनशिप को लेके बहुत लड़ा है। इस आसाम में इस तरह का एक मूवमेंट भी हुआ था, आप लोगों को शायद मालूम है, 1979 से 85 तक जो आसाम मूवमेंट हुआ था, उसके वो मूवमेंट जिन लोगों ने लड़ा था, उसका जो मेन मुद्दा था, जो डिमांड था कि इस देश से घुसपैठियों को हटाना है। और आसाम के लोगों के अंदर में वो सेंटिमेंट आज भी है। और इस तरह से ये बीजेपी सरकार ने बांग्लादेशी और तमाम अफगान वगैरह के लोगों को इस देश में बैठा के जिस तरह से इस देश के लोगों को, या आसाम से स्पेशली आसाम के लोगों को जिस तरह से ये गुस्सा में दे रहा है, इसका नतीजा सही नहीं निकलेगा। ये बीजेपी आसाम में, ये सारे हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादी राजनीति करना चाहते हैं और वोट के लालच में इन लोगों ने ये इलेक्शन की पीक आवर में ये कानून को सारा देश में लागू किया। पहले कानून को पास करके रखा था, ये वोट लेने के लिए, सिर्फ हिंदुत्व राजनीति करने के लिए इस टाइम पे लेके आया है। देखिए, आसाम ऐसा लौता स्टेट है, 1971 25 मार्च तक हम लोगों ने घुसपैठी को अपना लिया, और फिर से 2014 तक ले लेंगे, परसों आएंगे कि आप सारे को ले लो। अरे भाई, इस तरह से आसाम कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। लेकिन ये बात तो कमाल की है, ये बात कमाल की है अशरफुल हुसैन साहब, कि आप लोग राजनीति करते करते ज्योतिषी ज्ञान का भी ध्यान रखते हैं। आपको ये भी पता होता है कि ये आने वाले वक्त में सरकार क्या करने वाली है। 2014 से पहले के नागरिकों की अभी तक बात हो रही है, आपको आगे का भी पता है। ये तो शायद इतना अजय आलोक जी को नहीं पता होगा, उनकी सरकार को नहीं पता होगा। ये जितनी भी बातें अरविंद केजरीवाल ने आज जो कही हैं, मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि कोई तो आधार रहा होगा आपको, कोई तो जानकारी मिली होगी, कोई तो आपके सोर्सेज होंगे जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई ये खतरा है हमारे देश के लिए और बॉर्डर्स को सरकार खोलने जा रही है। आवाज मिल रही है अभिनंदन जी?
चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। असीम वकार साहब, अब आपके सवाल का जवाब भी अजय आलोक जी ने दिया था और कहा था कि ये तो भ्रम फैलाने की स्थिति है। जो अभी तक एनआरसी का जिक्र नहीं हुआ है, अभी तक एनआरसी कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है, उसका डर दिखा रहे हैं आप सीए की आड़ में लोगों को। देखिए, सबसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई से अपने, कि अभी जो पाकिस्तानी जो नागरिक यहां आए हुए हैं उनको नागरिकता दी नहीं गई है, अभी वो भारत के नागरिक नहीं है, अभी कानून बना है। दिल्ली में पाकिस्तान के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया और पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने दिया, अभी वो नागरिक नहीं है देश के। तो मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि ये पाकिस्तानी जब प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, तो क्या पुलिस उनके साथ है या केंद्र सरकार, गृह मंत्री दे दीजिए जवाब अजय आलोक कोई जी। एक्शन नहीं ले रहे हैं तो जब उसका वो मतलब देश के क्या है? नागरिक नहीं है तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? 45 साल से, कोई 50 साल से, कोई 25 साल से ये नागरिक यहां रह रहे हैं। ये नागरिक नहीं है, ये शरणार्थी हैं और हर साल इनका सर्टिफिकेट होम मिनिस्ट्री रिन्यू करती है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके आत्म स्वाभिमान को अरविंद केजरीवाल ने ठेस पहुंचाई है। जो ये लाखों की संख्या में यहाँ हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनको अरविंद केजरीवाल और आप जैसे लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। जब उनको रेपिस्ट कहते हैं, उनको कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, हमारे बच्चों के नौकरियां खा जाएंगे, और जो घुसपैठिए आप में बसाए हुए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या को, वो नौकरी नहीं खा रहे हैं। दिल्ली में क्राइम रेट सबसे ज्यादा रोहिंग्या के कारण बढ़ा हुआ है, बांग्लादेशियों के कारण बढ़ा हुआ है। क्या ये सबको नहीं पता है? उनके बारे में मुंह से एक शब्द नहीं निकलती है, फूल झड़ते हैं उनके लिए। और जो शरणार्थी है, जो लीगल पेपर्स लेके है, जो उसके हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री रिव्यू करती है और उनको 1 साल के लिए फिर एक्सटेंड करती है, उस पर आपको उसके लिए कानून बना है, तो वो प्रदर्शन भी ना करें और आप उनको रेपिस्ट, क्रिमिनल, मर्डरर कहते रहिए।